मैं शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार मिरर। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, यानी कि 7वें फेज का मतदान की प्रक्रिया कल 1 जून को होगी, जिसमें बिहार की 8 लोकसभा सीट भी शामिल है। पहले फेज से लेकर के 7वें फेज तक ये चुनाव की प्रक्रिया बनी हुई थी। एक अच्छा खासा लंबा वक्त चुनाव की प्रक्रिया चली और कल अंतिम चरण की मतदान की प्रक्रिया होनी है। उसके बाद 4 जून को यह तय होगा कि देश की सत्ता, देश की कमान किसके खाते में जाती है, किसके पास जाती है, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। लेकिन इस वीडियो में समझेंगे कि जो 8 लोकसभा सीट में कल मतदान होगा, यानी कि 7वें फेज में जो बिहार की 8 लोकसभा सीट है, उसका समीकरण क्या कह रहा है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पे बीजेपी का कब्जा है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है बीजेपी को फिर से वो सीट पे रिकवर कर पाना, या फिर से उस सीट पे जो एक बीजेपी का टैग है उसको फिर से लागू कर पाना, उसको फिर से अपने खाते में रख पाना, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि जब मार्च और अप्रैल के महीने से जो चुनावी सरगर्मी शुरू हुई, पहले फेज से लेकर के 7वें फेज तक ये पूरी प्रक्रिया चली, कल तक चलेगी, क्योंकि 1 जून को ही मतदान की प्रक्रिया है अंतिम फेज की, और उसके बाद 4 जून को परिणाम। लेकिन इस बात को समझिए कि जब मार्च अप्रैल के महीने से ये सरगर्मी शुरू हुई, तब ऐसा माना जा रहा था कि एनडीए के सामने इंडिया ब्लॉक बहुत कमजोर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब नीतीश कुमार बिहार में अगर खास तौर से देखें तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए, इंडिया ब्लॉक से हटके, और इंडिया ब्लॉक का तो सूत्रधार ही नीतीश कुमार को माना जाता था। कई खबरें चलती थी कि नीतीश कुमार की इच्छा है पीएम बनने की, शायद उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया गया इंडिया ब्लॉक में, इसलिए वो अलग हो गए। और नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया सारी विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करना, पहले यह मीटिंग पटना में शुरू हुई, उसके बाद बेंगलोर, फिर मुंबई, अलग अलग जगहों पे मीटिंग हुई, और एक मजबूत स्थिति में नीतीश कुमार दिख भी रहे थे, सारे विपक्ष की पार्टियों को एकजुट कर रहे थे, सूत्रधार कहे जा रहे थे। लेकिन जब नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक से अलग होकर के एनडीए का दामन थामा, यानी कहे तो पुराने घर में फिर से वापसी हुई कई वाद विवादों के बाद, उसके बाद लग रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से बिखर गया, नींव भी उसकी पूरी तरह से बिखर गई है। और जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, वो ये मान भी रहे थे कि नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए के सामने इंडिया ब्लॉक बहुत ही कमजोर पड़ गई है। लेकिन जब जैसे जैसे बिहार की राजनीति पे अगर नजर डालें, तो जैसे जैसे ये चरणबद्ध आगे चुनाव की प्रक्रिया बढ़ती चली गई, मतदान की प्रक्रिया बढ़ती चली गई, अब जो मुकाबला है, अब जो समीकरण है, वो लगता है कि बिहार में खासतौर से अगर देखें तो 40 सीटों पे एक टफ मुकाबला है एनडीए के लिए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने जो लड़ाई को लड़ा और जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव ने विपक्ष की भूमिका में खुद को मजबूती से सबके सामने रखा, उससे अब जो है लड़ाई कांटे की टक्कर की दिख रही है। पहले मैंने कहा कि 2-3 चरणों में लग रहा था कि एनडीए के सामने इंडिया ब्लॉक कुछ भी नहीं बिहार में अगर खास तौर से देखें तो टिक पा रहा है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पूरी रणनीति को संभाला, क्योंकि एनडीए में अगर देखें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पे तो जो 2019 का आंकड़ा था उसमें 39 पे एनडीए का कब्जा था। एक अच्छा खासा जो मार्जिन है वो बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में गया था। अगर 2019 का हम लोग आंकड़ा देखें तो लगभग 58.1% वोट पड़ा था 2019 में, और उसका 35.4% एनडीए के खाते में गया था, 40 में से 39। और दूसरी तरफ यूपीए को 28.3% वोट मिला था। और जैसे जैसे ये चुनावी समीकरण 2024 का बढ़ता चला गया, जैसे जैसे तेजस्वी यादव ने इस पूरे कमान को संभाला, उसके बाद एनडीए को भी लगने लगा कि बिहार की 40 में से 39 सीटों को बचाना भी अब वहां मुश्किल लग रहा है। यही वजह है कि देखिए बिहार में किस तरह से बैक टू बैक रैली, अमित शाह, पीएम मोदी कई बार आ चुके हैं, हेमंत बिस्वा की जनसभा हुई, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे, तमाम तरह की जो ताकतें थी वो बिहार में छोड़ दी गई। और दूसरी तरफ जो सबसे इंडिया ब्लॉक से जो एक राजनेता सबके सामने खड़ा था वो था तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से इंडिया ब्लॉक को बिहार में मजबूत किया, और जो लड़ाई लग ही नहीं रहा था कि लड़ाई यहाँ पे चलेगी या फिर इंडिया ब्लॉक टक्कर भी दे पाएगी, सामने टिक पाएगी, क्योंकि महज एक सीट पे 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था। लेकिन इस बार जो बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग हैं, जो पूरे राजनीतिक समीकरण को देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग को समझ रहे हैं, और एक लंबी प्रक्रिया में ये चुनाव चली है, तो ऐसे में जो समीकरण को समझने वाले लोग हैं वो अब कह रहे हैं कि नहीं, बिहार में अब जो लड़ाई है वो टफ हो गई है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस लड़ाई को लड़ा, विपक्ष की भूमिका में वो जिस मजबूती से सामने आए, इस तरफ तो कई लोग थे, चिराग पासवान थे, कई लोग यहाँ पहुंचे, योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए, हेमंत बिस्वा पहुंच गए, राजनाथ सिंह पहुंच गए, अमित शाह गरज रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ केवल तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ भी जुट रही थी। और हाल फिलहाल के कुछ जनसभाओं में देखें अगर 2-3 फेज पहले तक, तो तेजस्वी यादव को कई
तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट भी देखा गया कि उन्हें लेना पड़ रहा था, वो सही से चल नहीं पा रहे थे, खड़े होकर के जनसभा को संबोधित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोग उनको सुनने आ रहे थे और तेजस्वी भी बड़ी मजबूती के साथ कह रहे थे कि वो भले ही उन्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिखा है, लेकिन वो बेड रेस्ट नहीं करेंगे। उनके लिए जो है रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से बेरोजगारी यहाँ पे छाई हुई है, जिस तरह से पेपर लीक का मामला है और कई तरह की चीजों को दिखाते थे कि पीएम मोदी ने जो कुछ कहा वो नहीं कर पाए। खासतौर से जो जॉब को लेकर के तेजस्वी यादव ने ये कहा कि पहले मंदिर के नाम पे होता था यहाँ पे चुनाव प्रचार प्रसार, जात के नाम पे होता था, अब यहाँ पे ये है कि जॉब को लेकर के हम लोग कह रहे हैं कि अगर वो रोड शो करेंगे तो हम जॉब शो करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने जो पूरे कमान को संभाला, उससे एक लड़ाई जो है बिहार में खास तौर से देखें तो वो मजबूत होती दिख गई। और अब ऐसा वक्त आ गया है जब बिहार की 40 में से जो एनडीए 2019 में 39 पे कब्जा की थी, अब वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सीटों का उलटफेर है, 40 तो छोड़ दीजिए, 39 पे भी अब एनडीए रह पाएगी या फिर नहीं टिक पाएगी, ये भी अब कहना मुश्किल हो गया है। क्योंकि जो बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये आंकड़ा घटेगा, खासतौर से नीतीश कुमार का आंकड़ा घटेगा। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव ने कहा कि जो 2019 का चुनाव था वो और 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग है, क्योंकि 2019 में कई तरह के मुद्दे को लाया गया, पुलवामा लाया गया, उसके बाद राष्ट्रवाद के चीजों को मुद्दा बनाया गया, खासतौर से जो पुलवामा वाला मुद्दा था उसको बीजेपी ने क्रिएट किया। लेकिन इस बार न तो राम मंदिर का मुद्दा क्रिएट बीजेपी कर पा रही है, न तो वो लोगों के बीच पहुंच पा रहा है, क्योंकि इस बार लोग जॉब की बात कर रहे हैं, नौकरी पे आवाज उठा रहे हैं, महंगाई पे आवाज उठा रहे हैं, इसलिए बीजेपी इस बार कमजोर होती दिख रही है। खैर, जो परिणाम है वो 4 जून को आएगा, उसके बाद ये तय होगा कि देश की सत्ता किसके खाते में जाती है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प देखना होगा कि बिहार के 40 में से जो आरजेडी 2019 में खाता भी नहीं खोल पाई थी, क्या तेजस्वी जो इतनी मजबूती से चुनावी कैंपेन को संभाल रहे थे, चुनावी कैंपेन में जा रहे थे, उसका कितना असर दिखेगा? क्या आरजेडी खाता खोल पाएगी? और उसका एक बड़ा नुकसान एनडीए को होगा, खासतौर से नीतीश कुमार को होगा, वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। अब चर्चा करते हैं बिहार की उन 8 लोकसभा सीटों की कि वहां का राजनीतिक समीकरण क्या कह रहा है, किसका पलड़ा भारी है और क्यों भारी है, क्या मुद्दा है, क्या जातीय समीकरण है, सारी चीजों को इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, 8 में से 5 सीटों पे एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। बक्सर, आरा, पटना साहिब, नालंदा और सासाराम। जबकि जो 3 सीटें हैं वहां पे इंडिया ब्लॉक का पलड़ा भारी दिख रहा है। जहानाबाद, पाटलिपुत्र और काराकाट। ये 8 लोकसभा सीट है जिसपे 1 जून को मतदान की प्रक्रिया होगी और ये अंतिम फेज का मतदान की प्रक्रिया है। 1 जून को मतदान है, उसके बाद 4 जून को यह तय होगा कि इंडिया या फिर एनडीए। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करते हैं बक्सर लोकसभा सीट की। तो देखिए, बक्सर में एक तरफ मिथिलेश तिवारी हैं, तो दूसरी तरफ सुधाकर सिंह हैं। आरजेडी कैंडिडेट हैं सुधाकर सिंह और मिथिलेश तिवारी बीजेपी कैंडिडेट। बक्सर लोकसभा सीट तब चर्चा में आया जब अश्वनी चौबे का यहां से टिकट काट दिया गया। इससे पहले अश्वनी चौबे को ही बीजेपी यहां से टिकट देती रही है, लेकिन 2024 में अश्वनी चौबे का टिकट काट दिया गया, जिसके बाद कई बार हो हंगामा भी हुआ इस लोकसभा सीट पे। अश्वनी चौबे भी नाराज दिख रहे थे, उनके समर्थक नाराज चल रहे थे कि भाई अश्वनी चौबे का टिकट क्यों काट दिया गया। अश्वनी चौबे ने भी कई वीडियो में संकेत भी दिया कि वो कोई बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन अश्वनी चौबे जो भी वजह रही, फिर उन्होंने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। और मिथिलेश तिवारी भी एक अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं बक्सर में, तो बीजेपी ने इस बार अश्वनी चौबे का टिकट काटकर एक नया प्रयोग मिथिलेश तिवारी को टिकट देकर के किया। तो दूसरी तरफ सुधाकर सिंह हैं, जगदानंद सिंह के बेटे हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसे में जो बक्सर की लड़ाई है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है और इस लड़ाई को दिलचस्प बनाने में एक निर्दलीय प्रत्याशी की भूमिका काफी ज्यादा है। आनंद मिश्रा उनका नाम है, पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, अभी वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और एक और नाम है निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान का, ये भी चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं। बक्सर की लड़ाई में इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों के बीच जो मुकाबला था, अब उसमें आनंद मिश्रा सेंधमारी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो बक्सर को जानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि युवाओं में एक अच्छा खासा क्रेज है आनंद मिश्रा को लेकर के। यही वजह है कि आनंद मिश्रा बक्सर में जो बेनिफिट है वो इंडिया गठबंधन को दे सकते हैं, क्योंकि आनंद मिश्रा की तरफ अगर एनडीए का वोट डाइवर्ट होता है, अगर स्वर्ण समाज का वोट डाइवर्ट होता है और युवा खासतौर से जो आनंद मिश्रा को लेकर के उत्साहित दिख रहे हैं, अगर वो वोट बैंक डाइवर्ट होता है तो इसका जो फायदा है वो सुधाकर सिंह को होता दिखेगा। और यही वजह है कि आनंद मिश्रा के साथ साथ जो ददन पहलवान है वो भी चुनावी अखाड़े में है। तो जो बक्सर की लड़ाई है उसमें बीजेपी मजबूत तो है, मोदी के नाम पे, मंदिर के नाम पे मजबूत तो दिख रही है बक्सर में,
लेकिन आनंद मिश्रा सेंधमारी करते हुए जरूर दिख रहे हैं और इसका जो नुकसान है वो भी आपको देखने मिलेगा। अब चर्चा करते हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट। तो देखिए, पाटलिपुत्र में एक तरफ रामकृपाल यादव है, बीजेपी नेता, दूसरी तरफ आरजेडी से मीसा भारती हैं और यहाँ पे लड़ाई रामकृपाल यादव और मीसा यादव के बीच पिछले कई चुनावों से चल रहा है। मीसा भारती हार भी चुकी हैं लगातार, रामकृपाल यादव से 2 बार उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इस बार पाटलिपुत्र में यादव टाइट हो गए हैं। यादव इस बार मीसा भारती के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसका एक नुकसान यह भी है कि जो अन्य वोटर्स हैं उस पे इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और रामकृपाल यादव बहुत ही सहजता से इस पूरे चुनावी कैंपेन को वो कर रहे हैं और जिस तरह से सहजता के साथ रामकृपाल यादव ने चुनावी कैंपेन को संभाला है और मीसा भारती के चुनावी कैंपेन में जिस तरह से तेजप्रताप यादव का वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह दिखाया गया कि एक यादव समाज के लोगों को ही तेजप्रताप ने धक्का दे दिया, वो वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ। तो निश्चित तौर से जो इसका खामियाजा, जो नुकसान है, वो मीसा भारती को होता हुआ दिख रहा था। लेकिन इस बार पाटलिपुत्रा में आरजेडी की तरफ से जो मजबूती है, खासतौर से जो तेजस्वी यादव का जो प्रभाव रहा है, उसका एक बेनिफिट मीसा भारती को जरूर मिलेगा। लेकिन जो मीसा भारती का समीकरण है, जो जातीय समीकरण है पाटलिपुत्र का, उसमें अभी भी रामकृपाल यादव आगे निकलते हुए दिख रहे हैं क्योंकि पाटलिपुत्र में यादवों के बाद भूमियार, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी और दलित मतदाता का प्रभाव काफी है और पाटलिपुत्र में दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसोडी, पालीगंज और विक्रम विधानसभा भी आता है। तो ऐसे में जो रामकृपाल यादव की मजबूती है वो कहीं ना कहीं मीसा भारती से अधिक है और इसका बेनिफिट रामकृपाल यादव को मिल सकता है। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, काफी ज्यादा कांटे की टक्कर की रहेगी पाटलिपुत्र में। अब चर्चा करते हैं आरा लोकसभा सीट की। तो देखिए, आरा में एक तरफ बीजेपी कैंडिडेट आर.के. सिंह है, दूसरी तरफ सीपीआई एमएल से सुदामा प्रसाद है और इस बार जो आरा लोकसभा सीट का हाल, जो वहां के राजनीति को समझने वाले लोग हैं, वो इस बार ये बता रहे हैं कि आरा में इस बार जीत और हार का अंतर बहुत ही कम रहेगा क्योंकि आरा लोकसभा सीट पे आर.के. सिंह को लेकर के जो एंटी इनकन्वेंसी है वो काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ जो सुदामा प्रसाद है वो कास्ट फैक्टर से अपनी बढ़त को बना रहे हैं। यही वजह है कि आरा में इस बार जो चुनावी समीकरण है, जो चुनावी हार जीत का समीकरण बैठेगा, उसमें जो मार्जिन है वो बेहद ही कम देखने मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो आरा का जातीय समीकरण है उसमें यादव से लेकर के राजपूत, भूमियार, मुस्लिम और ब्राह्मण के साथ अत्यंत पिछड़ी जातियों की संख्या ज्यादा है। दलित वर्ग की भी अच्छी खासी वहां पे संख्या है। आरा लोकसभा में सबसे अधिक यादव वोटर्स हैं। आरा लोकसभा में लगभग 3,50,000 यादव हैं और यह आरजेडी का परंपरागत वोट यहाँ रहा है। पर इन वोटों पे भाजपा की दखल भी अब बढ़ने लगी है। वहीं भाकपा माले के आधार पर वोट पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान समेत दलित समाज का माना जाता है। कई एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि आरा में पासवान वर्ग से आने वाले भी लगभग 50,000 वोटर्स हैं। ये लोजपा और भाजपा को वोट करते रहे हैं। यहाँ चंद्रवंशी वोटरों की संख्या भी लगभग 50,000 के आसपास। इनके वोटों का समय के हिसाब से ध्रुवीकरण भी हो जाता है, ये भी सही बात है। अति पिछड़ा वोटर्स भी लगभग यहाँ पे 5 लाख से अधिक है, जबकि भूमियार वोटर्स 1.25 लाख की संख्या में है। कुछ पुराने कांग्रेसी की बात अगर छोड़ दे तो ऐसे वोटर्स महागठबंधन प्रत्याशी को ही हमेशा से वोट करते रहे हैं और जो बाकी बचा वोट है वो भाजपा को मिलता रहा है। राजपूत की संख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। यह सीधे तौर पे बीजेपी प्रत्याशी को इसका वोट जाता है और जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं जिसकी संख्या लगभग 70,000 है, जो भाजपा के कोर वोटर्स माने जाते हैं। कुशवाहा वोटरों की संख्या भी 1 लाख से अधिक है। इन दोनों पे गठबंधन दावा करता है। दोनों ही गठबंधन, एक तरफ एनडीए की तरफ से दावा किया जाता है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक से। मुस्लिम समुदाय की आबादी भी लगभग यहाँ पे 1,25,000 के आसपास है और यह वोट महागठबंधन के साथ कोयरी, कुर्मी, माझी, ये सभी वोट एनडीए के साथ है। तो अति पिछड़ा वोट पे दावा दोनों गठबंधन का है। ऐसे में जो आरा लोकसभा सीट का जो चुनावी समीकरण है वो काफी ज्यादा टफ है इस बार जो लड़ाई है। यही वजह है कि जो जीत और हार का अंतर रहेगा वो बेहद ही कम रहेगा। लेकिन अभी भी सुदामा प्रसाद से आर.के. सिंह मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं क्योंकि एक जो भाजपा का कोर वोट बैंक है वो आरा में हमेशा से दिखता रहा है। यही वजह है कि आरा में आर.के. सिंह मजबूत स्थिति में है। अब चर्चा हम लोग करते हैं काराकाट सीट की। काफी ज्यादा चर्चित लोकसभा सीट, त्रिकोणीय मुकाबला, पवन सिंह का हर तरफ नाम, क्या समीकरण है उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। देखिए, काराकाट में मुकाबला पहले कुशवाहा जाति से ही आने वाले 2 प्रत्याशियों के बीच में था। एक तरफ एनडीए से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से सीपीआईएमएल के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा थे। दूसरी तरफ जो सीधी लड़ाई थी वो दोनों में दिख रही थी।
लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जब पवन सिंह की एंट्री हुई तो काराकाट लोकसभा सीट का पूरा समीकरण ही बदल गया। और यही कारण है कि काराकाट लोकसभा सीट पे जो चुनावी समीकरण को समझने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इस बार काराकाट से एक नई शुरुआत होगी, एक नया जो राजनीतिक माहौल है वो काराकाट में देखने मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो राजपूत समाज के लोग हैं या जो युवा वर्ग से आने वाले लोग हैं वो पवन सिंह के साथ दिख रहे हैं। मैंने कई बार इस बात का भी जिक्र किया कि जो राजपूत है वो वहां पे पवन सिंह के लिए गोलबंद होते दिख रहे हैं। यही वजह है कि काराकाट में लगातार एनडीए अपनी पूरी ताकत को झोंक रही थी। अब देखिए कि अमित शाह पहुंचे, फिर पीएम मोदी पहुंच गए, नीतीश कुमार लगातार वहां जनसभा कर रहे थे। तो ऐसे में पवन सिंह के आने के बाद एनडीए ये जान रही थी कि अगर राजपूतों के गोलबंदी को वहां से निकाल के एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ शिफ्ट किया जाए तो समीकरण यहाँ पे ठीक होता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस तरह से पवन सिंह ने खासतौर से युवाओं में जो क्रेज दिखा और राजपूत पवन सिंह जो राजपूतों को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए, उससे एक बड़ा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होता दिख रहा है। और यही वजह है कि पवन सिंह को लेकर के कई तरह की खबरें भी चली, उन पे बीजेपी ने कार्रवाई भी किया। लेकिन अभी भी जो वहां समझने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि पवन सिंह की सभा में भीड़ तो पहुंच रही है, अच्छा खासा भीड़ पहुंच रहा है, काफी ज्यादा चर्चा में भी है, काराकाट का नाम हर जगह चल रहा है पवन सिंह को लेकर के। लेकिन कई एक्सपर्ट ये भी बोलते हैं कि एक कलाकार के जनसभा में उसको देखने का भीड़, उसके गाने को सुनने लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ये वोट में कितना डाइवर्ट होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि भले ही कुछ ऐसे भी युवा वर्ग होंगे जो 18 साल से कम के होंगे, उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना होगा, लेकिन जो 18 से 30 साल के युवा हैं, 35 साल के युवा हैं, जब वो पहुंचेंगे तो उसका जो प्रभाव है, उनका जो वोट बैंक है वो निश्चित तौर से क्योंकि जब वो पवन सिंह को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं और पवन सिंह जिस तरह से उन्होंने 10 पॉइंट में चीजों को लिखा है कि वो क्या करेंगे काराकाट के लिए, वो बोल रहे हैं कि वहां पे फिल्म सिटी एक छोटा सा बनाएंगे भोजपुरी के लिए, तमाम तरह के वादे पवन सिंह कर रहे हैं। और सारे वादे जो हैं वो मॉडर्न युग के वादे हैं, ऐसा नहीं कि पुरानी रटी रटाई बातों को वो लिख रहे हैं, कुछ नया वो करने का प्रयास कर रहे हैं काराकाट में। तो ऐसे में जो युवा वर्ग है वो निश्चित तौर से पवन सिंह की तरफ शिफ्ट होगा। और यही वजह है कि एनडीए भी इस बात को समझ रही है, कुशवाहा को बचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। मुकाबला बेहद ही जोरदार है, कांटे की टक्कर का है और सबकी निगाहें इन 8 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा कहीं टिकी है तो वो काराकाट लोकसभा सीट पे टिकी है। अब चलिए चर्चा करते हैं अगले लोकसभा सीट की। हमने काराकाट लोकसभा सीट की चर्चा कर ली, आरा लोकसभा सीट की चर्चा कर ली, बक्सर लोकसभा सीट की चर्चा कर ली, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की चर्चा कर ली। अब हम लोग चर्चा करते हैं पटना साहिब। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद तो हैं चुनावी मैदान में, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के खाते में यह सीट गई है और यहां से अंशुल अभिजीत चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं। और पटना साहिब की सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, इसलिए क्योंकि सेंट्रल पटना इसी के अंतर्गत आता है। सचिवालय, बोरिंग रोड के अलावा बख्तियारपुर, दीघा, कुमरार, पटना साहिब के कई इलाके इसमें आते हैं। और रविशंकर प्रसाद को लेकर के पटना साहिब में कई तरह की चर्चा है, लोगों ने शिकायत भी की है कि वो क्षेत्र में कम आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से जो मोदी फैक्टर है उसकी स्थिति अच्छी है पटना साहिब में। और कांग्रेस ने यहां से लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को उतारा है। रविशंकर प्रसाद कायस्थ जाति से आते हैं और पटना साहिब को कायस्थों का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। यही वजह है कि जो वहां पे जातीय समीकरण है उसमें भरपूर तरीके से रविशंकर प्रसाद फिट बैठते हैं। लगभग 6 लाख के आसपास कायस्थ समाज से आने वाले वहां पे वोटर्स हैं। यही वजह कि बीजेपी यहां से सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को उतारती थी। शत्रुघ्न सिन्हा 2009 और 2014 में यहां से सांसद बने। 2019 में बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काट दिया और रविशंकर प्रसाद को उतारा। उन्होंने चुनाव जीता, इससे पहले रविशंकर प्रसाद को बीजेपी ने कई बार राज्यसभा भी भेजा है। अब चर्चा करते हैं नालंदा लोकसभा सीट की। तो देखिए, एक तरफ जेडीयू कैंडिडेट कौशलेंद्र कुमार है, दूसरी तरफ संदीप सौरभ है। और नालंदा न केवल सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है, बल्कि सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक गढ़ भी है नालंदा। और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस बार जो 1980 से 90 वाला प्रयोग था आरजेडी का, उसको फिर से यहाँ पे दोहराया गया है। सालों बाद लेफ्ट के भाकपा माले को यह सीट दी गई है। दूसरा, कुर्मी बाहुल इस इलाके में यादव जाति से आने वाले संदीप सौरभ को कैंडिडेट बनाया गया है। दरअसल 1980 और 1984 और 1991 के चुनाव में यहां से लेफ्ट के कैंडिडेट विजय कुमार यादव जीतने में कामयाब रहे थे। उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए इस बार यह सीट माले को दी गई है और यहां से यादव कैंडिडेट संदीप सौरभ को चुनावी अखाड़े में उतारा गया है। लेकिन यहां नीतीश कुमार के सामने लालू का हर प्रयोग फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नालंदा के अलग अलग इलाके में जो वहां राजनीति को समझने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार का चेहरा यहाँ काफी ज्यादा प्रभावशाली है।
यही वजह रहा है कि नालंदा में कैंडिडेट भले ही जेडीयू से कौशलेंद्र कुमार हैं, भाकपा माले से संदीप सौरभ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ मुकाबला है वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में ही लोग मानते हैं। लोग कैंडिडेट से ज्यादा लालू प्रसाद यादव वर्सेस नीतीश कुमार की चर्चा करते हैं। यहाँ के इलाके में घूमने पे लोग स्पष्ट रूप से ये कहते हुए दिख जाएंगे कि नीतीश कुमार ने यहाँ विकास का काम इतना किया है कि अगर नीतीश कुमार अपने नाम पे किसी ढेला को भी कैंडिडेट बना दे तो वो यहाँ से जीत जाएंगे। तो इस तरह की जो राजनीतिक समीकरण है वो भी नालंदा में देखने मिलती रही है। और 2019 के आंकड़े को भी देखें तो कौशलेंद्र कुमार को एक अच्छा खासा वोट मिला था नालंदा में, और उन्होंने अशोक कुमार चंद्रवंशी को उन्होंने हराया था नालंदा में, जो हम पार्टी के थे, जो निकटतम प्रतिद्वंदी रहे। तो इस बार जो है जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ हैं, तो ऐसे में वहां पे जो है एनडीए एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। अब ये देखना होगा कि जो लालू प्रसाद यादव ने 80 के दौर का जो समीकरण था उसको फिर से दोहराया है, उसका कितना प्रभाव नालंदा में देखने मिलेगा। अब आते हैं जहानाबाद पे, क्योंकि देखिए जहानाबाद में जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। वहां पे भी लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। जहानाबाद में जेडीयू से कैंडिडेट चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं, आरजेडी से कैंडिडेट सुरेंद्र यादव हैं, और यहाँ पे इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए बसपा से कैंडिडेट अरुण कुमार है, जिन्होंने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। देखिए जहानाबाद की जमीन पे एक बार फिर से विद्रोह की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। यह विद्रोह जो है भूमियार की तरफ से एनडीए के कैंडिडेट चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ है। ऐसा क्यों? क्योंकि भूमियार और यादव बाहुल्य इस लोकसभा सीट पे एनडीए की तरफ से जो मौजूदा सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी को फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया है, और भूमियारों की नाराजगी इसी बात से है। इनका कहना है कि अगर यहाँ इस बार भी चंद्रवंशी जीत जाएंगे तो वैशाली और मुजफ्फरपुर की तरह इस सीट पे भी उनकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि राज्यभर में एनडीए और वोट बैंक माने जाने वाले भूमियार इस बार एनडीए की जगह बसपा के कैंडिडेट अरुण कुमार को अपना समर्थन दे रहे हैं, जो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भूमियारों की नाराजगी से यहाँ एनडीए का सारा समीकरण बिगड़ता हुआ दिख रहा है। राजद की तरफ से यहाँ एक बार फिर से पुराने खिलाड़ी राज्य सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव मैदान में है। राजद का बेस वोट बैंक यादव और मुस्लिम इनके पक्ष में पूरी तरह से गोलबंद दिखाई दे रहा है, जबकि भूमियार बट रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो अरुण कुमार जो बसपा के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे मजबूती मिलेगी, और राजद कैंडिडेट को उतना ही लाभ और एनडीए कैंडिडेट को उतना ही नुकसान होगा।